स्वागत है आप सभी प्यारे भाइयों बहनों का सुपर एग्जाम अड्डा पे। मैं राजीव। हम लोग यूपी ट्रिपल एससी पेट की वैकेंसी को फोकस कर रहे हैं और हमारा विषय चल रहा है अध्यायवार। क्या चल रहा है? अध्यायवार चल रहा है। और इस अध्यायवार में हमारा जो है टारगेट कितना है? 85 प्लस का टारगेट। कितना टारगेट है? 85 प्लस। जिद से जीत तक, जिद से जीत तक। चलो आ जाओ प्रश्न पे अपने। निम्नलिखित में से किस शासक के दरबारी कवि हरिसेन थे? ये बेटा प्रश्न 50 से शुरू हो रहा है। मैं आपको बता चुका था कि 2005 से लेके 2021 तक यूपी ट्रिपल एससी के आज तक जितने पेपर इस सेटअप में हुए हैं उनके सब प्राचीन भारत हम लोग पहले छाट लेंगे। उनमें आए हुए प्राचीन भारत के प्रश्न छाट लेंगे। तो बहुत ज्यादा प्रश्न नहीं है, शायद 62 या 63 प्रश्न लगभग है। तो 50 से पहले हम लोग यूपी ट्रिपल एससी के प्रश्न निकालेंगे, फिर आप हमारे प्रश्नों का उत्तर देंगे जो हमने सेलेक्ट किए हैं क्रम वाइज अध्यायवार। चलिए पहला है, निम्नलिखित में से किस शासक के दरबारी कवि हरिसेन थे? तो बेटा हरिसेन किसके कवि थे? इनमें से कोई नहीं। तो ये तो पहले दे दिया गया लोगों को फंसाने के लिए। नहीं, स्कंदगुप्त दिया है, समुद्रगुप्त दिया है, कुमारगुप्त दिया है। और हरिसेन जो किसके दरबारी कवि थे? समुद्रगुप्त के, जिसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारत का नेपोलियन कहा जाता है। हरिसेन की जो रचना थी बेटा, वो कौन सी रचना थी? प्रयाग प्रशस्ति। कौन सी रचना थी? प्रयाग प्रशस्ति हरिसेन की रचना थी। अगला प्रश्न ये भी पेट का प्रश्न है। निम्नलिखित में से किस शासक के दरबार में बहुत से विद्वानों को नवरत्न के रूप में अलंकृत किया गया था? बहुत से विद्वानों को नवरत्न के रूप में अलंकृत किया गया था। चंद्रगुप्त सेकंड, इनमें से कोई नहीं। श्रीगुप्त, समुद्रगुप्त। तो समुद्रगुप्त के दरबार में विद्वान थे लेकिन बहुत से नहीं थे, बहुत से नहीं थे। ठीक, श्रीगुप्त संस्थापक थे, इनके दरबार में विद्वान नहीं थे। इनके दरबार में विद्वान थे लेकिन बहुत से नहीं थे। तो कौन था? चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार में नवरत्न थे, जिनमें प्रसिद्ध नवरत्नों में सबसे प्रसिद्ध कौन था? कालिदास, अमर सिंह, संग, बेताल, घटकपर्क, छपड़क। ये सब किसके थे? धनवंतरी। ये सब किसके दरबार में थे बेटा? चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में, जिन्हें क्या कहा जाता था? नवरत्न कहा जाता है। ठीक, अगला प्रश्न। निम्नलिखित किस क्रम से भारत आए? जो नीचे लिखा गया है वो किस क्रम से भारत आए? टामस रो, फाहियान, ओहेनसांग। फाहियान, ओहेनसांग। तो मेरे प्यारे भाई, जो यहाँ पे फाहियान है, कौन है? फाहियान। इसके जो भारत आने का क्रम है वो है 399 से 414। 399 से 414 एडी। ये किसका समय है? ये समय है चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का। ठीक, दूसरा ओहेनसांग। होयनसांग किसके समय भारत आया? होयनसांग भारत आया हर्ष के शासनकाल में। हर्षवर्धन उत्तर भारत में कन्नौज में शासन कर रहे थे। लगभग क्या था? 615 से लेके 619-20 तक की टाइमिंग किसकी थी? होयनसांग की थी। इसके बाद कौन आया? टामस रो। टामस रो। अब टामस रो आधुनिक भारत का विषय है। टामस रो कहाँ का? ये टामस रो आधुनिक भारत का विषय है, जो जहांगीर के शासनकाल में आया है। कब? 1615 को। कब आया है? 1615 को। और 3 साल जहांगीर के दरबार में रहा। 1619 तक क्या किया? जहांगीर के दरबार में रहा। यहाँ पे एक चीज थोड़ा सा संशोधन कर लीजिएगा, इसकी टाइमिंग, क्योंकि ये लंबे समय तक भारत में था और इसने क्या किया था? नालंदा में शिक्षा भी दिया था, शिक्षा लिया और पढ़ाया भी था। ये इसकी टाइमिंग क्या है? 615 से 643 के लगभग है। 615 से 643 के लगभग हो जाएगी। ठीक, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? पहले फाहियान, 2 जहां सही होगा, फिर होयनसांग,
2 3 1, ये वाला हमारा सही हो जाएगा। भारतीय इतिहास में धनवंतरी कौन थे? इसके पहले भी बताया नवरत्न में धनवंतरी किसके नवरत्न थे? चंद्रगुप्त मौर्य के प्रसिद्ध सेनापति, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की सलाह में सुशोभित करने वाले प्रसिद्ध चिकित्सक, हर्ष के समय नाटककार। अभी जस्ट बताया कि ये 9 रत्नों में से एक थे। किसके? चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के 9 रत्नों में से एक कौन थे? धनवंतरी थे। अगला प्रश्न, चरक संहिता संबंधित है। चरक, ये जो है महर्षि चरक की पुस्तक है चरक संहिता, ये कनिष्क के काल में थे, कनिष्क के दरबारी थे और कनिष्क कुषाण वंश का सबसे प्रतापी शासक था। कुषाण वंश को जिसकी उपाधि थी द्वितीय अशोक, भैया जिसकी उपाधि क्या थी? द्वितीय अशोक थी। और ये किसकी पुस्तक है? ये चिकित्सक थे, तो इनकी पुस्तक किससे संबंधित होगी? चिकित्सा से संबंधित हो जाएगी। अगला प्रश्न है खगोलविद वराह मिहिर। कौन? खगोलविद वराह मिहिर और कवि कालिदास। सेम क्वेश्चन यार अभी तुमको पेट में पढ़ाया था, देखो 18 में आया भी है। किसके दरबार का हिस्सा है? 10 बार से वही बार बात चल रही, विक्रमादित्य और विक्रमादित्य। बिंदुसार, मौर्य, बिंबसार, हर्यक, पृथ्वीराज चौहान, चौहान वंश। ठीक, तो यहाँ पे आप इसको सही कर देना। अगला प्रश्न, विक्रम संवत प्रारंभ हुआ चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के द्वारा 57 BC में, ईसा पूर्व में एक संवत लाया गया। कौन सा भैया? विक्रम संवत। कौन सा संवत लाया गया? विक्रम संवत लाया गया। ठीक, और 78 AD में एक संवत चलाया गया मेरे प्यारे भाई, कनिष्क के द्वारा शक संवत। क्या लाया गया? शक संवत लाया गया और इनके द्वारा विक्रमादित्य के द्वारा विक्रम संवत लाया गया। कब चलाया गया? ये चलाया गया 57 BC में। फिर कभी एक आया होगा, एक, और उसके बाद 2 3 4 5 6 7 8 AD में आया, तो कभी 78 आया होगा। जब 78 चल रहा था, तब कौन सा संवत चला? शक संवत चला। कौन सा संवत चला? शक संवत चला। और जब 57 BC चल रही थी ईसा पूर्व, तब कौन सा संवत चला? विक्रम संवत चला। एक बात का प्रश्न है कि विक्रम संवत और शक संवत के बीच में कितने वर्षों का अंतर है? तो आप क्या करेंगे? 57 BC को और 78 AD को क्या करेंगे? जोड़ देंगे। क्या करेंगे? जोड़ देंगे। अगर कभी प्रश्न आ जाए कि भारत की आजादी किस शक संवत में मिली या वर्तमान में कौन सा शक संवत चल रहा है, तो आप क्या करेंगे? इनका 1 से 78, तब शक का 1, मतलब इनका 2023, तो शक का कितना? -78। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 13 हो जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा 5। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 11। 7 घटा ले, कितना आ जाएगा? 4। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 9। 1945 इसमें क्या चल रहा है? शक संवत चल रहा है बेटा। 1945 क्या चल रहा है? शक संवत चल रहा है। सेकेंड, दूसरा क्या है? विक्रम संवत। अगर वर्तमान में आपको विक्रम संवत निकालना है तो आप क्या करेंगे? इसमें 57 जोड़ देंगे, 0802 2080। ठीक, एक बार CGL के प्री का क्वेश्चन था। क्या क्वेश्चन था भैया? क्वेश्चन ये था कि किस विक्रम संवत में भारत को आजादी मिली। लोग 1947 लगाते चले, गलती कर गए थे बहुत बड़े पैमाने पे। ठीक है, ये पॉइंट आपको समझ में आ गया ना कि जो डेट चल रही है उसमें 57 जोड़ दोगे तो विक्रम संवत, जो तिथि चल रही है उसमें 78 घटा दोगे तो शक संवत। विक्रम संवत प्रारंभ हुआ था 57 BC में, ईस्वी में नहीं, BC में, 57 BC में। ठीक, अगला प्रश्न है, हर्षवर्धन के शासन काल के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी नई राजधानी थी जो थानेश्वर से स्थानांतरित हुई थी? अब हर्षवर्धन का जो वंश है वो था वर्धन वंश, और हर्षवर्धन के पिताजी जो थे, जो हर्षवर्धन 2 भाई थे, और एक भाई जो बड़े भाई थे राज्यवर्धन, स्वयं हर्षवर्धन, और इनकी बहन राज्यश्री। राज्यश्री का विवाह कन्नौज में हुआ था मखौरी वंश के शासक से।
और उस मखौली वंश के शासक के ऊपर शशांक चंद्र गौरवंशी शासक ने हमला किया और क्या कर दिया, राजश्री के पति की हत्या कर दी। जिसके बाद हर्षवर्धन आएंगे कन्नौज, अपनी बहन के स्थान पे गद्दी, अपने जीजा की गद्दी संभालेंगे। तो यहाँ पे कहाँ आ जाएंगे, थानेश्वर से कहाँ आ जाएंगे, हस्तांतरित करके कन्नौज आ जाएंगे। कहाँ आ जाएंगे, कन्नौज। ठीक, अगला प्रश्न क्या होगा, हर्षवर्धन ने 5 इंडिया के 5 राज्य को अपने नियंत्रण में लिया था। इनमें से वो 5 राज्य कौन है, जिन्हें क्या कहा जाता है, हर्षवर्धन के 5 इंडीज कहा जाता है। इनमें कौन कौन से राज्य थे, कौन कौन से राज्य नहीं थे, तो भैया पंजाब, कन्नौज, बंगाल, बिहार और उड़ीसा। पंजाब, कन्नौज, बंगाल, बिहार और उड़ीसा, ये क्या थे, पंजाब, कन्नौज, बंगाल, बिहार और उड़ीसा पे क्या किया था, इसने विजय अभियान किया था और अपने नियंत्रण में लिया था। अगला प्रश्न, वह स्थल जहां हर्षवर्धन ने बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन किया। ठीक, अब ये क्वेश्चन आता है कि किसने इलाहाबाद में कुंभ का आयोजन प्रारंभ करवाया था। तो ये कहा, किसको कहा जाता है, हर्षवर्धन को कहा जाता है कि इन्होंने प्रयागराज में क्या करवाया था, कुंभ आयोजन करवाना शुरू किया था। वही इसकी बात कर रहा है कि वह स्थल जहां हर्ष ने महासम्मेलन का आयोजन किया था, वो कौन सा स्थल है, प्रयाग है। कौन सा स्थल है भैया, प्रयाग है। इस महासम्मेलन को महापरिषद भी कहते हैं, धर्म महापरिषद भी कहते हैं, और इसी को कहा जाता है संगम का आयोजन करने वाला। जो आज प्रयाग में संगम लगता है, का आयोजन सबसे पहले किसने किया था, हर्ष ने किया था। अगला प्रश्न, कन्नौज से पूर्व हर्ष कहाँ का शासक था। सेम क्वेश्चन देखो फिर आ गया 2016 अमीन का। तो भैया कहाँ का था, इस पे बार बार समय थोड़ी ना व्यर्थ किया जाएगा, थानेश्वर का था। यहां तक जितने प्रश्न थे ये पिछले प्रश्न थे। अब आप लगभग आ जाएंगे नए प्रश्नों पे। यहां से नंबरिंग हो गई है ना, ठीक है। देखो, मध्य एशिया, अब प्राचीन भारत से हम उठाएंगे और लेके चलेंगे बहुत ही व्यवस्थित ढंग से। इसमें कमेंट करके बताओ आपने कितना प्राचीन भारत पढ़ा है और कितना तैयार है आरओ, यूपीएसआई और पेट के लिए। मध्य एशिया की बोगज कोई अभिलेख में विभिन्न वैदिक देवताओं के नाम का उल्लेख है। कौन से अभिलेख में, बोगज कोई अभिलेख। तो सबसे पहली बात, ये अभिलेख है कहाँ, बोगज कोई अभिलेख है कहाँ पे, ये एशिया माइनर में है, तुर्की में। कहाँ पे है, एशिया माइनर में, एशिया माइनर में है, तुर्की के निकट, मध्य एशिया के तुर्की के निकट एशिया माइनर में कौन सा अभिलेख है, बोगज कोई अभिलेख है। यह जो अभिलेख है ये भारत के इतिहास की जानकारी देने वाला सबसे पहला अभिलेख है। कहा जाता है कि ये 1400 बीसी के आसपास लिखा गया था। कब लिखा गया था, 1400 बीसी के आसपास लिखा गया था। इस अभिलेख में कहा गया है कि कुछ राजाओं के मध्य संधि हुई है। क्या हुई है, संधि हुई है। किसके मध्य, राजाओं के मध्य एक संधि का उल्लेख किया गया इस अभिलेख में, जिसमें ये राजा इंद्र भगवान क्या है, अभिलेख में लिखा गया है कि ये राजा एक संधि कर रहे हैं और इन भगवानों को अपना क्या मान रहे हैं, इन भगवानों को अपना साक्ष्य मान के संधि कर रहे हैं। उनमें क्या, किसका नाम है, इंद्र का नाम है, मित्र का नाम है, वरुण का नाम है, नासत्य का नाम है, जिसे हम तुम क्या कहते हैं भैया, अश्वनी। क्या कहते हैं, अश्वनी का नाम है। तो इनमें से सभी क्या पूछा कि इनका नाम है, और इन्हीं के नामों को लिख के उन्होंने क्या लिया है, शपथ लिया है। कौन सा अभिलेख, बोगज कोई अभिलेख, सबसे प्राचीन। तो अगला प्रश्न है, निम्न घटनाओं को बढ़ते क्रम में सजाइए। ठीक, एग्जाम मत देखना, ये यूपी SSC में सारे एग्जामों में बहुत बार आए हैं। थोड़ी सी पुरानी बुक के क्वेश्चन है, इसलिए अपडेट नहीं है, एग्जाम के चक्कर मत पड़ना। मेसोलिथिक,
पैलियोलिथिक, कैल्कोलिथिक, नियोलिथिक। तुमको बता दूं क्या पढ़े हो तुम? याद समझ में आ रही बात की नहीं आ रही है? अब ये हिंदी में ऐसा पूछ लिया तो क्या करोगे इसको तुम? बताओ इसमें क्रम कैसे लगेगा? मेसोलिथिक, पैलियोलिथिक, कैल्कोलिथिक या नियोलिथिक? अब अगर मान लो तुक्का लगाना है तो तुक्का लगाने का सीधा सा ऑप्शन क्या है? इन दोनों को पकड़ लो, इनको अभी मैं सब समझा रहा हूं। अगर आंसर सही करने का क्या मतलब है? नियोलिथिक, नियोलिथिक क्या है? ये नवपाषाण काल, नवपाषाण काल कहते हैं। कैल्कोलिथिक, कैल्कोलिथिक अब तुम्हें समझ में आ जाएगा। इसे क्या कहते हैं? ताम्रपाषाण काल, ताम्रपाषाण काल। अब देखो उत्तर बना लोगे कि नहीं बना लोगे? ताम्रपाषाण काल नवपाषाण काल के बाद आया है। कौन आया है? ताम्रपाषाण काल 9 के बाद आया है। तो अब देखो नंबर 4 जो है, नंबर 4 के बाद नंबर 3 होगा। तो नंबर 4 के बाद नंबर 3, नंबर 4 नहीं है यहां भी। यहां क्या है? नंबर 4 है नियोलिथिक पहले, फिर क्या है? कैल्कोलिथिक है। अब इन दोनों को देखो, ये क्या लिखा है? पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक। तो पैलियोलिथिक क्या है? पैलियोलिथिक लिखा जाता है पूरा पाषाण काल। क्या लिखा जाता है? पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल। और मेसोलिथिक क्या लिखा जाता है? मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल। तो अब इसका क्रम क्या बन गया भैया? इसका क्रम बन गया पहला पूरा पाषाण काल, दूसरा मध्य पाषाण काल, तीसरा नवपाषाण काल, चौथा ताम्रपाषाण काल। सही आंसर आपका क्या हो गया? डी वाला हो गया। अगला, निम्नलिखित स्थलों में कौन सा प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? निम्नलिखित स्थलों में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक किसके लिए प्रसिद्ध है? चित्रकला के लिए। तो जल्दी से तुम कमेंट करके बताओ किसके लिए प्रसिद्ध है। पहला बाघ की गुफा, अजंता की गुफा, भीमबेटका की गुफा और अमरावती की गुफा। तो जल्दी से बताओ। अब यहाँ पे प्रागैतिहासिक कालीन चित्रकला के लिए भीमबेटका की गुफा प्रसिद्ध है। मेरे भैया किसकी गुफा प्रसिद्ध है? भीमबेटका की गुफा प्रसिद्ध है। कहां पे है भीमबेटका की गुफा? एमपी के रायसेन में, एमपी के रायसेन नामक जिला में। किस जिला में है? एमपी के रायसेन नामक जिला में भीमबेटका स्थित है। यह क्या है? यह पूरा पाषाण कालिक आवासिक स्थल है, जहां पे आदि मानवों के द्वारा, नोट करते चलना, आदि मानवों के द्वारा क्या बनाए गए हैं? शैल चित्र। बहुत अच्छा चित्र नहीं है, ऐसे पाई साई खोचे हैं कुछ उसमें, बात को समझे ना। तो क्या बनाए हैं? आदि मानव द्वारा बनाया गया शैल चित्र है, शैल चित्र है भैया, शैल चित्र है। कौन सा? भीमबेटका की गुफाएं। दूसरा क्या लिखा है? बाघ। क्या लिखा है? बाघ। एमपी का एक जिला है बेटा, एमपी में धार। एमपी के धार जिले में बाघिन नदी के किनारे, नर्मदा की सहायक है, बाघिन नदी के किनारे कौन सा स्थित है? बाघ स्थित है। कौन सा स्थित है भैया? बाघ। अजंता कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में। अजंता कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में स्थित है अजंता। कहां पे? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में आपको पता है पहाड़ी शुरू होती है, कौन सी? पश्चिमी घाटी, पश्चिमी घाटी। उसी घाटी पे कौन सी गुफा है? अजंता की गुफा। कौन सी गुफा है भैया? अजंता। और इस अजंता में कितनी गुफाएं हैं? 29 गुफाएं हैं। और ये सभी की सभी गुफाएं किसको प्रेजेंट कर रही हैं? ये सभी की सभी गुफाएं बौद्ध धर्म से संबंधित गुफाएं हैं। अगला क्या लिखा है भैया? अगला लिखा है हमारा अमरावती। क्या लिखा है? अमरावती। और अमरावती भी हमारा कहाँ है? अमरावती भी हमारा है महाराष्ट्र में। अमरावती कहाँ है भैया? हमारा महाराष्ट्र में है। इसी के साथ तुम एक चीज, अजंता के साथ एक शब्द सुनते होगे बेटा, एलोरा।
क्या सुनते हो? एलोरा। एलोरा भी कहाँ है? महाराष्ट्र में स्थित है एलोरा। किसमें? इसी पश्चिमी पर्वत घाटी में एलोरा भी स्थित है। यहाँ पे गुफाओं की संख्या कितनी है? यहाँ पे गुफाओं की संख्या है 34। एलोरा में गुफाओं की संख्या है 34। इस 34 में एलोरा की गुफाओं में 17 गुफा ब्राह्मण धर्म से संबंधित है। किससे? 17 गुफा ब्राह्मण धर्म से संबंधित है, 12 गुफा बौद्ध धर्म से संबंधित है, 17 गुफा ब्राह्मण से, 12 गुफा बौद्ध से, तथा 5 गुफा जैन धर्म से संबंधित है। कहाँ पे? एलोरा पे। ठीक, अपडेट कर लो जल्दी से, कोई नहीं पढ़ाएगा अब यहाँ पे इस लेवल में आके। चलिए अगला प्रश्न, भारतीय उपमहाद्वीप में पालतू कुत्ता तो तुम बहुत बार पढ़ लिए थे बेटा, अब बताओ भैंस का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलता है? आ गया ना क्वेश्चन? कौन सा क्वेश्चन आ गया? भारतीय उपमहाद्वीप में पालतू जानवर भैंस का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलता है? कुत्ता से आगे निकलिए, बहुत कुत्ता पढ़ लिए। जल्दी से कमेंट करके बताओ, पढ़े हो कभी? कौनों नहीं पढ़ाया है बेटा? धौलावीरा से कि मेहरगढ़ से कि मोहनजोदड़ो से कि कहां से? तो आपको बता दे कहां से, मेहरगढ़ से। कहां से भैया? मेहरगढ़ से। कहां है मेहरगढ़? पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में बोलन नदी के किनारे। किसके किनारे? बोलन नदी के किनारे। यह मेहरगढ़ जो है एक नवपाषाण कालिक स्थल है। क्या है बेटा? नवपाषाण कालीन स्थल है मेहरगढ़, जहां से किसका साक्ष्य मिला था? भैंस के प्राचीनतम पालन का साक्ष्य प्राप्त होता है। धौलावीरा, चारों को एक्सटेंड कर लो। धौलावीरा सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है। किस राज्य में बता दो? गुजरात में है, लूनी के तट पे है, और यह 3 भागों में विभाजित इकलौता सिंधु घाटी का स्थल है। अगला क्या है? मोहनजोदारो। पिक्चर देख ही लिए हो, पता तो सब है ही मोहनजोदारो। तो इसके बारे में ज्यादा मत जानो, इतना जानो कि सिंधु के तट पे है, लारकाना में है। क्या कहते हैं इसे? इसका अर्थ मृतकों का टीला, तो सब पढ़ा रहे हैं। आगे बढ़ो। राखीगढ़ कहाँ है? राखीगढ़ हरियाणा में घग्गर नदी के तट पे स्थित है। किसके तट पे स्थित है? हरियाणा में घग्गर नदी के। भारत में सबसे बड़ा जो क्षेत्रफल है, स्थल क्षेत्रफल, नगर नहीं क्षेत्रफल, किसका है? राखीगढ़ का हो जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्न की कमेंट अब देना कमेंट बेटा सब लोग। मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहां मिले वह स्थान है। अब आपको कई बार पढ़ाया गया है कि पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य किस काल से मिला? तो मध्य पाषाण काल से पशुपालन, नवपाषाण काल से कृषि। तो यहाँ पे रंगनाच, वीरभानपुर, आदमगढ़, चोपनी, मांडो, कितना नाम तुमको दिया गया है? 4। अब ये सारे स्थल मध्य पाषाण कालिक स्थल हैं, जिसमें आदमगढ़ जो आपका मिला है, यहां से सबसे पहला किसका साक्ष्य मिला है? आदमगढ़ है कहां पे? एमपी में। यहां से पशुपालन का और एक जगह भैया, और वो कौन जगह है? बागौर राजस्थान, और आदमगढ़ एमपी से मध्य पाषाण कालिक किसके साक्ष्य मिले हैं? किसके साक्ष्य? पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त हुए। किसके साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। उसके बाद एक जगह लिखा है लंघनाज। क्या लिखा है? लंघनाज। ये भी कैसा स्थल है? ये भी पाषाण कालिक स्थल है कहां पे? लंघनाज। ये गुजरात में है। कहां पे है? गुजरात में। लंघनाज गुजरात में है। वीरभानपुर, इसके बाद का दूसरा स्थल कौन सा है? वीरभानपुर। और चौथा स्थल है चोपनी, मांडो। वीरभानपुर एक नॉर्मल नाम दे दिया गया है यहाँ पे, और चोपनी मांडो जो है ये मध्य पाषाण काल का स्थल है बेटा। मध्य पाषाण काल का स्थल है ये, जो कहां पे है? इलाहाबाद में एक जगह सुने होंगे, मेजा। इलाहाबाद में जगह सुने हो क्या? मेजा। और मेजा के समीप है ये। यहाँ का सबसे फेमस क्या था? हस्त से निर्मित क्या? मृद
भांड किससे निर्मित? हाथ से निर्मित मृद भांड मध्य पाषाण कालिक चौपानी मांडो में मिला। ये कहाँ है? इलाहाबाद के मेजा में है। पॉइंट क्लियर भैया? चलिए अगले पॉइंट पे आते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है? नीलगिरी की पहाड़ियां, नलमाला की पहाड़ियां, शिवालिक पहाड़ियां, नर्मदा घाटी। बताइए जल्दी से कमेंट करके। ए, बी, सी और डी। तो यहां पे बेटा आंसर हो जाएगा आपका नर्मदा घाटी। और नर्मदा घाटी में ही आपका आता है आदमगढ़। नर्मदा घाटी में ही आता है आदमगढ़। और प्लेस पूछेगा तो आप ठीक करेंगे आदमगढ़। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी शवाधार से प्राप्त हुआ है? किस स्थल से? ये तो हमको लगता है कि देखो लोअर पीसीएस का क्वेश्चन था यूपी ट्रिपल एससी 2008 का। ये सबसे पॉपुलर क्वेश्चन है। बच्चे को कोचिंग वाले इसको रटा के दे दिए। क्या हो गया है ये? बुर्ज होम। कहां से प्राप्त हुआ भैया? बुर्ज होम से मिला है। अब हमारे थोड़ा सा, हम जब इतिहास के सब्जेक्ट में होते हैं तो थोड़ा सा लॉजिक चेंज होता है हमारा। जैसे तुम सपोज करो कि आज तुम्हारे गांव में कोई मरा, ठीक है, वहां तुम ले गए उस आदमी को, बरसात के दिन दफनवा दिए उत्तर दक्षिण। आज के 2 साल बाद तुम्हारे यहाँ पे कुत्ता मर गया, तुमने क्या किया? वही पकड़ जगह बराबर होकर कुत्ता ले आके गाड़ दिया। आज के 50 साल बाद तुम जेसीबी से गए, खोद लिए, तो खोपड़ी के साथ को एक हड्डी निकल रही है। एक आया ना क्वेश्चन, तो ये क्या हुआ? अब ऐसा माना जा सकता है, लेकिन अब इतिहासकारों की मानसिकता रही होगी उस समय, क्योंकि कोई लॉजिक तो है नहीं कि भैया साथ में अपनाया गया है, हड्डी ही साथ में मिली है। अब जैसे एक बड़ा फेमस हिंदू घाटी का स्थल है और एक बहुत फेमस शब्द आता है कलश समाधान। अब बता दो कहां है ये कलश समाधान? कहां से प्राप्त हुआ था? मैंने पढ़ाया क्लास में। अब इसमें क्या है, अगर आप गांव से हैं और पुराने घर आज आपके पास हैं, तो आपके पास बड़े बड़े गंगरे होते थे, गगरे, छोड़ जिसे कहा जाए, बड़े बड़े, जिसमें अनाज रखे जाए, ड्रम आ गए हैं। अब ये बताओ कौन सा व्यक्ति उसमें बैठ के दफनाया जाएगा? अब हो सकता है कोई चोरी वोरी करने गया हो और ऊपर से उठा कर भारी सामान रख दिए हो, और उसी में दबे दबे मर गया। जब खुदाई हुई तो उसे बैठा बैठा मिला। तो लॉजिक समझिए, बहुत ज्यादा उसमें चीजों को चलने की चक्कर नहीं है। ये क्वेश्चन क्या कहता है? बुर्ज होम। चलिए कहां है बुर्ज होम? जम्मू कश्मीर। भीमबेटका गुफा को किस भारतीय पुरातत्ववेत्ता ने पहली बार देखा? भीमबेटका गुफा को किस भारतीय पुरातत्ववेत्ता ने पहली बार देखा और उसके शैलचित्रों के प्रागैतिहासिक महत्व को खोजा? माधव स्वरूप वत्स, एच.डी. संकालिया, वी.एस. वाकणकर और बी.एन. मिश्रा। तो यहाँ पे बेटा बी.एस. वाकणकर है, जिनका नाम है विष्णु श्रीधर वाकणकर। इन्होंने क्या किया? इन्होंने भीमबेटका को सर्वप्रथम पहली बार देखा और उसके महत्व को समझा। अगला प्रश्न मिलान करना है, मजेदार प्रश्न, तुम्हारे लिए मजा आ जाएगा। देखो, सूची 1 को सूची 2 से क्या करना है? मिलाना है। पत्थर के फलक संस्कृति, जो हथियार को हल्का कर दिया गया, तो फलक संस्कृति, ब्लेड संस्कृति, सूक्ष्म पाषाणोपकरण संस्कृति, हैंड एक्स संस्कृति। सारे पाषाण काल में प्रयोग हुए हथियारों की, सारे काल की हथियारों के हिसाब से उनको बांटा गया है। और आप लगभग पढ़े होंगे सारे हथियारों को इसमें। इसको छोड़ के, इसको तो लोग कम पढ़ाते हैं, सब पढ़ाते हैं, लगभग जनरली लोग इसको छोड़ के सब पढ़ाते हैं। तो फलक संस्कृति, ब्लेड संस्कृति, सूक्ष्म पाषाणोपकरण संस्कृति और हैंड एक्शन संस्कृति। निम्न पुरा पाषाण, मध्य पुरा पाषाण, उच्च पुरा पाषाण और पाषाण। तो बेटा जो फलक संस्कृति है ये मध्य पुरा पाषाण काल की है। किसकी है? मध्य पुरा पाषाण। पुरा पाषाण काल के 3 भाग, पुरा पाषाण, मध्य पाषाण और पाषाण, इसके 3 भाग बांटे गए थे। ठीक। दूसरा क्या है? ब्लेड संस्कृति।
कौन संस्कृति भैया? ब्लेड संस्कृति, उच्च पुरा पाषाण काल, उच्च पुरा पाषाण काल। तीसरा क्या है? सूक्ष्म पाषाणो उपकरण संस्कृति, मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल। और हैंड एक्स संस्कृति, निम्न पुरा पाषाण काल। अब यहां पे आप मिलान कर दीजिए तो चौथा वाला किसमें है? एक में। चौथा वाला किसमें है भैया? एक में। तो ये तो सब एक में है, तो यहां से आंसर क्लियर नहीं हो रहा है। तो ए 2, ए में 2, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये 2 बचा। ब्लेड संस्कृति, उच्च पुरा पाषाण काल 3, तो यहाँ पे 3 है, तो ये वाला सही हो गया और सब हमारा क्या हो गया? गलत हो गया। चलिए अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा युग सुमेलित नहीं है? कमेंट करके बता दो। हड़प्पा का उत्खननकर्ता दयाराम साहनी है, लोथल के उत्खननकर्ता एस.आर. राव हैं, सुरकोटड़ा के उत्खननकर्ता जे.पी. जोशी हैं और धौलावीरा के वी.के. धाकर हैं। तुम जल्दी कमेंट करके बता दो कौन सा तुमको गलत लग रहा है, बस जल्दी से बताओ। हम बताएं, हड़प्पा भी सही है, लोथल भी सही है, सुरकोटड़ा भी सही है। गलत है धौलावीरा। धौलावीरा की खोज जो है, खोज जगपति जोशी ने किया था। जगपति जोशी ने किया था। खोज किसने किया था? जगपति जोशी ने 1969 में, 1969 में खोज किया था। लेकिन इसके उत्खनन करता है आर.एस. बिष्ट, आर.एस. बिष्ट। इसके उत्खननकर्ता कौन है? आर.एस. बिष्ट। कब? 1989 के आसपास। उत्खननकर्ता यहां पे देना है, आर.ए. बिष्ट हो जाएंगे। ठीक। अगला प्रश्न, सिंधु घाटी, सिंधु सभ्यता का सर्वप्रथम नगरीय क्रांति, जो सिंधु घाटी सभ्यता थी उसको नगरीय सभ्यता या नगरीय क्रांति सबसे पहले किसने कहा? आपको पता सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता है, तो किसने कहा वो नगरीय क्रांति है? गार्डन चाइल्ड ने, व्हीलर ने, जॉन मार्शल ने, रोमिला थापर ने। तो आप जल्दी से कमेंट करके इसको बता दें कि सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय सभ्यता तो है, तो सबको पता है, लेकिन ये बताओ कि किसने कहा कि वह नगरीय क्रांति है? किसने कहा? तो ये हो जाएगा भैया जॉन मार्शल। कौन हो जाएगा? जॉन मार्शल हो जाएगा। अगला प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे, ठीक है, ये क्या है? हड़प्पा स्थल, ये उनकी स्थिति है, सुमेलित करना है। मांडा, जल्दी से बताओ। मांडा, मांडा आपका भैया जम्मू कश्मीर में है। दैमाबाद, दैमाबाद महाराष्ट्र में है। कालीबंगा, कालीबंगा राजस्थान में है। और राखीगढ़ हरियाणा में है। अब आपको बता दें, कालीबंगा, कालीबंगा राजस्थान में है। कहां है? राजस्थान में। किस नदी के किनारे है? घग्गर। किसके किनारे है? घग्गर के किनारे है। राखीगढ़ किसके किनारे है? हरियाणा में, घग्गर के किनारे है, घग्गर के। मांडा में जम्मू कश्मीर में कौन सी है? चिनाब की बगल है, चिनाब। और ये दैमाबाद प्रवरा के बगल है, प्रवरा, प्रवरा। और प्रवरा किसकी सहायक है? गोदावरी की, गोदावरी की। दोनों में से कोई आएगा, सही रहेगा। ठीक। अब देख लियो, 1 का 3, एक ही सही हो गया तुम्हारा, सी वाला कोई करने की जरूरत नहीं आगे पीछे। ठीक। अगला, हड़प्पा सभ्यता में पक्षियों में सर्वाधिक किस पक्षी के मृद मूर्तियां प्राप्त हुई हैं? मृद मिट्टी की मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। बतख का, गौरैया का, हंस का, कौआ का। तो हड़प्पा सभ्यता में जो सबसे ज्यादा मूर्ति तो बेटा गौरैया की मिली है। लेकिन अगर ये क्वेश्चन आएगा कि हड़प्पा सभ्यता में किस पक्षी की पूजा की गई, अगर कभी क्वेश्चन पूछा कि किस पक्षी की पूजा की गई, तो आप बताएंगे कबूतर। किसकी पूजा की गई? कबूतर की हड़प्पा सभ्यता में पूजा की गई थी। ठीक है ना। अगला आ जाइए, सुमेलित कीजिए। अब इसमें यादव क्या नाम है? वो नहीं है, थोड़ा सा पेज सेटअप नहीं बन पा रहा था, नहीं है, छोड़िए। कम से कम 50 बार आया क्वेश्चन है, एसएससी भी मिला लेंगे तो 50 बार। अथर्ववेद किससे संबंधित है? ईश्वरी महिमा प्रार्थना, बलिदान विधि, कर्मकांड, अथर्ववेद।
ऋग्वेद किससे संबंधित है? ईश्वरी महिमा एवं प्रार्थना। यजुर्वेद किससे संबंधित है? कर्मकांड। और सामवेद संबंधित है संगीत से। यही क्वेश्चन मिलान करने का था। किसका क्वेश्चन था? मिलान करने का क्वेश्चन था। अगला, निम्नलिखित अभिलेखों में से कौन सा ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना देता है? तो सबसे पहला बोगज कोई अभिलेख कौन देता है? बोगज कोई अभिलेख ये सूचना देता है प्यारे भाई। अगला प्रश्न, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतया सोम को समर्पित है? सोम देवता सोम रस को कौन सा मंडल समर्पित है? 7वां, 8वां, 9वां, 10वां। 9वां मंडल। कौन सा मंडल? 9वां मंडल समर्पित है किसको? सोम को। अगला प्रश्न शतपथ ब्राह्मण में, इसको कमेंट करके तुम बता दो। तुम बताना तो चाह रहे थे 9वां मंडल वाला, उसको खुद बता दिए, अब इसको तुम बता दो। शतपथ ब्राह्मण में उल्लेखित राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि थे। ऋषि भरद्वाज, ऋषि वशिष्ठ, विश्वामित्र, ऋषि वशिष्ठ, ऋषि गौतम। जल्दी से कमेंट करो तुम। चले, ऋषि गौतम। अगला प्रश्न है, गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? उपनिषद में, भगवत गीता में, ऋग्वेद में, यजुर्वेद में। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में क्या है? गायत्री मंत्र। इसकी रचना किसने की है? विश्वामित्र ने की है। अगला, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और उत्तर चुनिए। ये यूपी पीसीएस का एग्जाम है 2020 का। अब इसका शायद सेट नहीं हो पाया होगा, जो लोग सेट किए होंगे यार, ठीक है, कोई बात नहीं, हम इसे समझा देंगे। सिंधु घाटी सभ्यता, चारागाह, जमींदारी, कृषक, नगरीय। तुम ही बता दोगे, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं। देखो, उत्तर वैदिक समाज, चारागाह, जमींदारी, कृषक, नगरीय। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है? नहीं आ रहा। अब बताओ, ऋग्वैदिक समाज, चारागाह, जमींदारी, कृषक। मध्यकाल, जमींदारी। ये तो समझ में आ गया। अब उत्तर वैदिक समाज, ऋग्वैदिक समाज चारागाह और उत्तर वैदिक समाज कृषक। हम आए थे तो चारागाह के रूप में आज, लेकिन बाद में क्या बन गए थे? कृषक बन गए थे। और अगला प्रश्न क्या है भैया हमारा? अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से स्थल से चांदी के मुकुट का साक्ष्य मिला है? किसका बाबू साक्ष्य मिला? चांदी के मुकुट का। तो सिंधु घाटी के किसी स्थल से नहीं मिला है। ये कहां से मिला है? कुराल से। कहां से मिला है? कुराल से। कुराल जो है सिंधु घाटी स्थल है, बहुत छोटा स्थल है, हरियाणा में सरस्वती नदी के तट पे है। ये हरियाणा के सरस्वती नदी के तट पे है। कौन सा स्थल? कुराल। अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न, निम्नलिखित में से किस स्थल से द्विशव संस्कार, डबल बैरियल का प्रमाण मिला है? क्या भैया 200 एक साथ संस्कार किया गया है? कुलतासी से, धौलावीरा से, लोथल से, सुरकोतरा से। तो यहाँ पे जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा हमारा लोथल। वो हो जाएगा लोथल। तो आज लगभग 30 क्वेश्चन का टारगेट था भैया, उससे ज्यादा 1-2 क्वेश्चन हुआ है। एक वीडियो अभी जैसे हम लोग कहां तक पहुंचे, जैसे इसके आगे अब आगे वैदिक काल तक महत्वपूर्ण आ गए, लेकिन ये बहुत हाई लेवल है। ऐसा नहीं कि बहुत हाई लेवल पर आएंगे, बेसिक नहीं आएंगे, सब लेके आएंगे। आज वाला बहुत तगड़ा लेवल देगा। कल अभी 1-2 वीडियो 30-30 या 40-40 क्वेश्चन का और लाएंगे प्राचीन भारत, जो आपको सब फंसा देगा और उसमें पूरा सार दे देंगे तुमको, टेंशन नहीं लीजिए, ठीक है। उसके बाद मध्य फिर अध्याय वाला आपका बंद नहीं होगा, आप प्रैक्टिस करते रहिए। धन्यवाद। चैनल और हमारी टीम पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दिया करो। फीस तो कहीं और देते हो, यही कर दिया करो यार। धन्यवाद।